नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएसई 141 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने इस पीडीएफ के 6 क्वेश्चन आपको समझाए थे और आज बाकी के जो बचे हुए 6 क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का जो 7वां क्वेश्चन है वो ये है कि गांधीवादी शिक्षा की जो अवधारणा है और जो आज भारत द्वारा अपनाई जा रही शिक्षा की अवधारणा है उससे कैसे भिन्न है। यानी कि आज की जो भारत की शिक्षा नीति है और जो गांधी जी की शिक्षा नीति थी उसमें क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन इस तरीके भी से भी आ सकता है कि महात्मा गांधी की नई तालीम बताओ। तो चाहे वो नई तालीम पूछ ले चाहे गांधी जी की शिक्षा की अवधारणा पूछ ले, बात एक ही है। तो देखो भैया, हम समझते हैं। तो देखो, महात्मा गांधी ने शिक्षा की जो अवधारणा दी थी उसे नई तालीम या बेसिक एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। उनका उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था को विकसित करना था जो व्यक्ति के शारीरिक विकास को भी बढ़ावा दे, व्यक्ति के मानसिक विकास को भी बढ़ावा दे, व्यक्ति के नैतिक विकास को भी बढ़ावा दे और व्यक्ति के सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दे। तो यानी कि गांधी जी की जो शिक्षा की अवधारणा थी वो बहुआयामी थी, वो कोई लिमिटेड नहीं थी, बल्कि वो बहुत सारे दायरों को कवर करती थी। अगर हम वर्तमान भारतीय शिक्षा की बात करें और महात्मा गांधी की शिक्षा की बात करें तो उसमें बहुत सारी समानताएं भी हैं और बहुत सारे अंतर भी हैं। गांधी की जो शिक्षा का आधार था वो ये था कि उसमें कार्य भी किए जाएं और शिक्षा का समन्वय भी हो। वो ये चाहते थे कि विद्यार्थियों को कोई ना कोई स्किल्स भी सिखाई जाए, जैसे हस्तकला सिखाई जाए, ताकि वो छोटे छोटे कामों में मैन्युफैक्चरिंग कर सके और अपनी इनकम को जनरेट कर सके। बल्कि अब जो वर्तमान शिक्षा है वो सैद्धांतिक ज्ञान की ओर दे रही है, परीक्षा प्रणाली को ज़्यादा महत्व दिया रहा है। यानी कि आज की जो एजुकेशन है उसमें थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, नौकरी के लिए पढ़ने की बात की जाती है, परीक्षा प्रणाली की बात की जाती है। आज बच्चे पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। जबकि गांधी की जो शिक्षा थी उसमें यह था कि लोगों को स्किल्स दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सारी जनसंख्या और सबको स्किल्स आएंगी तो सब अपने छोटे छोटे रोजगार पैदा खुद करेंगे, लोग अपने खुद के उद्योग लगाएंगे। इसके अलावा गांधी जी जो शिक्षा चाहते थे उसमें मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहते थे। गांधी शिक्षा में मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहते थे। उनका मानना था कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से विद्यार्थी विषय को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो मातृभाषा पर बल देती है, लेकिन रियल में देखा जाए तो इंग्लिश का प्रभाव हमें ज़्यादा दिखाई देता है। यानी गांधी जी की जो शिक्षा थी उसमें वो मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहते हैं, जबकि वर्तमान शिक्षा अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। गांधी का उद्देश्य था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, नैतिकता का निर्माण करे और सामाजिक सेवा को बढ़ावा दे। लेकिन आज की जो शिक्षा है वो सिर्फ रोजगार के लिए प्राप्त की जा रही है। आज बच्चा जो पढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए पढ़ रहा है, इसलिए उनमें नैतिकता की कमी आ रही है और चरित्र भी निर्माण कम हो रहा है। गांधी शिक्षा को आत्मनिर्भरता का साधन मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। वो चाहते थे कि विद्यार्थियों की शिक्षा ऐसी हो जिसमें वो उत्पादन कार्य भी सीखें और आर्थिक रूप से सक्षम बने, क्योंकि हर बच्चा अगर इस पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी सीखेगा तो मैन्युफैक्चरिंग होगी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तो बात रही डिफरेंस की। कुछ क्षेत्रों में समानताएं भी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो गांधीवादी शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई गांधी जी की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो नैतिकता पर आधारित थी, श्रम पर आधारित थी। उनका मानना था प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली परीक्षा पर केंद्रित है और रोजगार की तरफ भाग रही है, जबकि गांधी की जो शिक्षा थी उसमें यह था कि अगर हर बंदा स्किल सीखेगा तो खुद ही अपने छोटे मोटे उद्योग लगा लेगा और वो वहीं से क्या करेगा, इनकम जनरेट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी का जो पहला बड़ा आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन ही था। हालांकि उन्होंने जो पहला आंदोलन चलाया था वो चंपारण सत्याग्रह था, फिर गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह था और अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अखिल भारतीय सम्मेलन यानी कि अखिल भारतीय आंदोलन, यानी कि एक ऐसा आंदोलन जो पूरे भारत के स्तर पर चलाया गया हो, तो वो असहयोग आंदोलन ही था महात्मा गांधी का, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा आंदोलन था जिसकी लीडरशिप महात्मा गांधी कर रहे थे। आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 तक चला। इसका उद्देश्य ये था कि हम ब्रिटिश शासन को सहयोग नहीं देंगे, और अगर हम ब्रिटिश शासन को कॉपरेट नहीं करेंगे तो अपने आप ब्रिटिश शासन कमज़ोर हो जाएगा और उसे भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। आखिर ये आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि कोई घटना होती है तो उसके पीछे कुछ कारण भी होते हैं। तो देखो, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, लेकिन इसकी जो कहानी है वो 2 साल पहले शुरू हो चुकी थी, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। तो 1914 से लेकर 1918 तक जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो यहाँ पर कुछ घटनाएं घट रही हैं
और यहाँ पर 1915 में महात्मा गांधी भारत में वापस आएंगे। अब ऐसे में जब पहला विश्व युद्ध खत्म होगा तो अंग्रेज एक कानून लेकर आएंगे, इसे रोलट एक्ट कानून कहा जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है, इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये कानून इसलिए लाया गया ताकि ऐसे लोग जो भी अंग्रेज़ों के विरोध में थे उन्हें शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाए, और जितने भी लोग हैं, जितने भी न्यूज़पेपर, मीडिया जो अंग्रेज़ों के खिलाफ है, उन्हें क्या कर दिया इन्होंने, सेंसर लगा दिया, यानी कि सेंसरशिप लगा दी। यानी कि रोलट एक्ट के माध्यम से एक तरफ तो ये हो गया कि अंग्रेज़ों को ये अधिकार मिल गया कि वो बिना किसी वारंट के किसी को भी शक की निगाह पर जेल में डाल सकते हैं। शक के आधार पर जो जेल में डालने का प्रोसेस है इसे निवारक नज़रबंदी कहते हैं। तो इस कानून के खिलाफ बहुत ज़्यादा आंदोलन, धरने, प्रदर्शन हुए। इधर 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। इधर खिलाफत आंदोलन चल रहा था। ये सारी जो घटनाएं थीं, इन घटनाओं से भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा असंतोष उत्पन्न हो गया। गांधी ने यही मौका देखा कि हिंदू मुसलमानों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है, क्योंकि मुसलमान खिलाफत आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे और जो हिंदू थे वो महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में थे ही थे। गांधी जी ने लोगों से कहा, भाई देखो, असहयोग आंदोलन में सरकारी उपाधियों को त्याग कर देना, सरकारी स्कूलों का बायकॉट करना, सरकारी अदालतों का बायकॉट करना, विदेशी वस्तुओं का बायकॉट करना और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। खादी के प्रचार पर बल दिया उन्होंने, चरखे के प्रचार प्रसार पर बल दिया। यानी कि एक तरफ तो गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों के बायकॉट की बात करी, विदेशी कॉलेजों, विदेशी स्कूलों की चीज़ों की बायकॉट करने की बात करी, इतने लोगों से कहा कि अंग्रेजी नौकरियों को छोड़ दो, तो दूसरी तरफ उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा दिया। असहयोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर छात्रों ने भाग लिया, उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, किसानों ने भाग लिया, मजदूरों ने भाग लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया और व्यापारियों ने बहुत सारा डोनेशन भी दिया। पहली बार एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। देश भर में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी की गई। लेकिन फरवरी 1922 तक आंदोलन बहुत ज़्यादा लंबा खिंच चुका था। इधर ब्रिटिश शासन ये चाहता था कि हम कोई गलती करें और बस वो इस आंदोलन को ख़त्म करें, और वो गलती हुई फरवरी 1922 में। गोरखपुर में एक उत्तेजित भीड़ जा रही थी, रास्ते में थाना पड़ा, तो थाने कुछ पुलिस वालों ने भीड़ के कुछ लोगों के साथ मारपीट करी। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और उन्होंने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस वाले जो थे वो डर के मारे थाने में छुप गए, तो भीड़ ने थाने में ही आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाही मारे गए। गांधी जी इस घटना से आहत हो गए, क्योंकि वो अहिंसा चाहते थे, वो सत्य के राह पर जाना चाहते थे। उन्होंने देखा आंदोलन हिंसा में भड़क गया है, उन्होंने तुरंत ही आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि जब उन्होंने आंदोलन वापस लिया तो उनकी आलोचना भी की गई, लेकिन उसके पीछे ये था कि जो अंग्रेज़ थे वो तो ये चाहते थे कि हम कोई गलती करें, और हमने वो गलती कर दी थी कि हमने सरकारी लोगों को मारा। लेकिन यहाँ से अंग्रेज़ों के पास पावर ज़्यादा थी, उनके पास सेना थी, हम लोग निहत्थे थे, तो इससे ना हम और बुरी तरीके से हमारे आंदोलनों का दमन हो सकता था। इसलिए लोगों का मोरल डाउन ना हो, इसलिए गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन अपना लक्ष्य तो प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा था। इसने भारतीय जनता में अवेयरनेस पैदा करी और आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने बड़े पैमाने पर जनता का इकट्ठा किया। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा नमक सत्याग्रह पर है। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी का जो दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था वो नमक सत्याग्रह था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था उनके जीवन के लिए भी और उनके राजनीतिक जीवन के लिए भी। नमक सत्याग्रह की बात करें तो अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था जिसमें यह था कि अब भारतीय लोग जो है वो समुद्र के किनारों पर नमक नहीं बना सकते, नमक पर अब ब्रिटिश शासन का एकाधिकार है। ऐसे में महात्मा गांधी 1930 में एक आंदोलन चलाएंगे जिसे हम दांडी यात्रा भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं और नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण नमक कर के विरोध में शुरू हुआ था। नमक प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता की वस्तु थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी व्यक्ति हो, नमक किसी के साथ भेदभाव तो करता नहीं है, तो सारे लोग इससे जुड़ भी सकते थे। तो ऐसे में गांधी ने नमक को इसलिए चुना क्योंकि नमक के माध्यम से हर एक बंदा जुड़ सकता था। ब्रिटिश सरकार ने इसके उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार कर लिया था और वो जनता से टैक्स भी वसूलती थी। गांधी जी ने कहा ये तो गरीब जनता का शोषण है। गांधी ने कहा मैं 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से यात्रा शुरू करूंगा और दांडी गांव पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ूंगा। शुरुआत में अंग्रेजों ने इस यात्रा को हल्के में लिया। उन्हें लगा कि गांधी जी के साथ ज़्यादा लोग जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि शुरुआत में गांधी सिर्फ अपने 78 सहयोगियों के साथ यात्रा शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से। ये यात्रा लगभग 240 मील थी और गांधी ने ये कहा कि हम प्रत्येक दिन लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का जो है एरिया कवर करेंगे। गांधी जी और उनके साथी गांव-गांव जाते थे और लोगों को स्वतंत्रता, स्वदेशी और अहिंसा का संदेश देते हुए आगे बढ़ते थे।
शुरुआत में इसमें ज़्यादा लोग नहीं जुड़े, लेकिन आगे चलकर तो भाई इसमें हज़ारों लाखों लोग जुड़ गए। अंग्रेज़ों को लगा ये यात्रा सफल नहीं होगी, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि इतनी भारी भीड़ गांधी के साथ शामिल हो गई है, अब ये यात्रा जो है ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ये वैश्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गई। अमेरिका की एक मैगजीन थी टाइम मैगजीन, उसने इसे कवर पेज पर लेकर आए। जो न्यूज़पेपर मीडिया पहले गांधी का मजाक उड़ा रही थी, अब वही उनके काम की सराहना कर रही है और यहाँ से गांधी जो है वो वैश्विक नेता बन गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर जल में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और यहीं से शुरुआत हुई नमक सत्याग्रह की। गांधी जी के इस कदम ने पूरे देश में जन आंदोलन का रूप ले लिया। लाखों लोगों ने अपने अपने एरिया में नमक बना के नमक कानून तोड़ा, विदेशी वस्तुओं का बायकॉट किया और यहीं से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। 60,000 लोग एक साथ यहाँ पर क्या करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। नमक सत्याग्रह की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें लाखों लोग जुड़े लेकिन हिंसा नहीं हुई। गांधी जी ने लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करने की बात करी। इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हुई, छात्र भी शामिल हुए, किसान भी शामिल हुए, मजदूर भी शामिल हुए। और ये आंदोलन ऐसा था इसमें पहली बार महिलाओं ने भी भागीदारी करी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। गांधी जी को मई 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिर भी आंदोलन जारी रहा। नमक सत्याग्रह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है। इस आंदोलन ने विश्व का ध्यान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की ओर आकर्षित किया। आगे चलकर 1931 में गांधी इरविन समझौता होगा और इस समझौते के माध्यम से राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा और गांधी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में जाएंगे। हालांकि वो गोलमेज सम्मेलन असफल रहेगा। तो नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारतीय जनता में आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। यह आंदोलन सत्य, अहिंसा और जनशक्ति की विजय का प्रतीक माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आया नमक सत्याग्रह पर टिप्पणी करो, तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर दोगे। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आर्थिक स्वराज क्या है, व्याख्या कीजिए। आर्थिक स्वराज क्या है, व्याख्या कीजिए। तो देखो, गांधी जी का मानना था कि अगर हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सच्ची स्वतंत्रता मिल जाएगी। सच्ची स्वतंत्रता तो जब मिलेगी जब हर एक बंदा आत्मनिर्भर होगा, हर एक बंदा स्वावलंबी होगा, हर बंदे का खुद पर शासन होगा। आर्थिक स्वराज का अर्थ है एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक समाज की और पूरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, किसी का कोई शोषण ना हो, हर एक बंदा आत्मनिर्भर हो, किसी प्रकार की कोई असमानता ना हो, अमीर गरीब का कोई भेद ना हो। इसे बोलते हैं हम आर्थिक स्वराज। गांधी का मानना था भारत गाँवों का देश है, भारत की जो शक्ति है वो गाँव में निर्भर है। तो ऐसे में उन्होंने ग्राम स्वराज पर बल दिया। उन्होंने कहा गाँवों का आर्थिक विकास होना बहुत जरूरी है। हर एक गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर हो ही जाएगा। प्रत्येक गांव में भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए, वस्त्र की कमी नहीं होनी चाहिए और किसी भी चीज़ का जो है कमी ना हो, इसके लिए वहाँ का उत्पादन गाँव में ही होना चाहिए। गाँव में उत्पादन होगा तो गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा, गाँव के लोगों को अवसर बढ़ेंगे और गाँव में गरीबी भी क्या होगी, कम होगी। यानी गांधी जो थे वो ग्राम स्वराज पर बल देते थे। उनका मानना था ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। आर्थिक स्वराज का एक प्रमुख आधार स्वदेशी था। आर्थिक स्वराज के अंतर्गत गांधी ये चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने देश का जो सामान है उसका प्रयोग करे। गांधी ने कहा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग जब ही करो जब हमारे पास और कोई अल्टरनेट सोर्स ना हो, क्योंकि हम स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देंगे। मान लो स्वदेशी चीज़ें खरीदेंगे तो स्वदेशी चीज़ों की डिमांड होगी मार्केट में, तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। इससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। इससे हमारी भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और विदेशों पर निर्भरता भी क्या होगी, कम होगी। गांधी बड़े बड़े उद्योगों और अत्यधिक मशीनीकरण के भी आलोचक थे। उनका मानना था कि बड़े बड़े उद्योगों से कुछ ही लोगों के हाथ में धन आ जाता है, यानी कि अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं। ऐसे में कुटीर उद्योग लगने चाहिए। कुटीर उद्योग मतलब घरों में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। इससे क्या होगा, वहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और स्थानीय बाजार भी मजबूत होगा। आर्थिक स्वराज का एक महत्वपूर्ण जो तत्व है वह है ट्रस्टीशिप। गांधी जी का मानना था कि धनवान व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का प्रयोग निजी लाभ के नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। उन्हें समाज का ट्रस्टी बनना चाहिए और समाज के कल्याण के लिए अपने पैसे खर्च करने चाहिए। गांधी जी का आर्थिक विकास नैतिक मूल्यों को जोड़कर देखता है। वो मानते हैं कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए जो मानव सम्मान को बढ़ावा दे, समानता को बढ़ावा दे, न्याय को बढ़ावा दे और पर्यावरण के साथ भी बैलेंस बनाकर रखे। यानी कि अंधाधुंध रफ्तार से विकास किया जाए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाए। गांधी उपभोक्तावाद के विरोधी थे। उपभोक्तावाद मतलब यूज एंड थ्रो। आज हम बड़े पैमाने पर बहुत सारे सामान जो है उसका प्रयोग ही नहीं करते हैं, यूज एंड थ्रो फेंक देते हैं। आज के संदर्भ में आर्थिक स्वराज की अवधारणा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कौशल विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्रामों में दिखाई देती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि आर्थिक स्वराज का अर्थ केवल आर्थिक विकास नहीं है
बल्कि एक ऐसी आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। गांधी का जो आर्थिक स्वराज है वो आज भी हमारे देश के लिए मार्गदर्शक है। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी के अनुसार छुआछूत को कैसे समाप्त किया जा सकता है, यानी कि अस्पृश्यता को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो हमारे देश में छुआछूत जैसी समस्याएं बहुत गंभीर रूप से थी और गांधी चाहते थे ये सब समस्याएं क्या हो सके, समाप्त हो सके। महात्मा गांधी ने कहा छुआछूत भारतीय समाज का सबसे बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा पाप है। उनका मानना था कि जब तक अस्पृश्यता खत्म नहीं होगी तब तक सच्चे अर्थों में समाज में समानता स्थापित नहीं हो सकती। और गांधी ने कहा, अगर हमें अस्पृश्यता को खत्म करना है तो सबसे पहले लोगों के हृदय को परिवर्तित करना होगा। गांधी जी कह रहे हैं कानून बनाकर आप ये सोच रहे हो कि अस्पृश्यता को खत्म कर दोगे तो कभी नहीं हो सकता। जब तक लोगों का मन नहीं बदलेगा, लोगों के विचार नहीं बदलेंगे। ऊंची जाति के लोगों को ये समझाना होगा कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है और कोई भी जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। तो जब तक लोगों का हृदय परिवर्तित नहीं होगा, लोग अपने मन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक हम समाज की कमियों को दूर कर ही नहीं सकते। गांधी चाहते थे दलितों को समाज में समान सम्मान मिले, अवसर मिले, उन्हें मंदिरों में जाने की आज़ादी मिले, सार्वजनिक कुओं में जाने की आज़ादी मिले, विद्यालयों में जाने की आज़ादी मिले, हर जगह समान अधिकार मिले, और वो आज मिल रहा है। शिक्षा का प्रसार, उन्होंने दलित समुदाय की शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार शिक्षा ही समाज का विकास करती है और आर्थिक विकास करती है, इसलिए आज दलित शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दिया जा रहा है। गांधी जी का मानना था हिंदू धर्म का वास्तविक स्वरूप अस्पृश्यता को समर्थन नहीं करता, इसलिए जो धार्मिक नेता हैं उन्हें आगे आकर इस बुराई के विरुद्ध लोगों को अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। गांधी ने दलितों को हरिजन का नाम दिया, जिसका मतलब है ईश्वर के बच्चे। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी करी और उनके उत्थान के लिए काम करा, उनके अधिकारों के लिए काम किया। गांधी ने कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी बंदा जो काम करता हो उसके प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भेदभाव पेशे पर आधारित भी होता है कि कौन व्यक्ति छोटा काम कर रहा था उसके साथ भेदभाव कर देते लोग। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि गांधी के अनुसार छुआछूत को खत्म अगर हमें करना है तो हमें समाज में जागरूकता लानी होगी, शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, धर्म में सुधार करना होगा, लोगों को समान अधिकार देने होंगे, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना होगा। तभी हम ऐसे समाज की स्थापना कर पाएंगे जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार होता हो और किसी के साथ कोई भेदभाव ना होता हो। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण पर विकास के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखो, किसी भी देश के आर्थिक प्रगति हो रही हो, सामाजिक प्रगति हो रही हो, तकनीकी प्रगति हो रही हो, तो हम कहेंगे वो देश विकसित हो रहा है। यानी कि विकास का सूचक क्या है, हम जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं हम उतने ज़्यादा डेवलप हैं। आज बड़े पैमाने पर देश के विकास के लिए औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का विकास हो रहा है। विकास मानव के जीवन को सुविधाजनक बनाता है, लेकिन इसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव बहुत बढ़ता है। वर्तमान समय में अनियंत्रित विकास हो रहा है, अंधाधुंध रफ्तार से विकास हो रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरणीय समस्याएं भी अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अगर आज हम देखें विकास की वजह से हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, इसका अंधाधुंध यूज किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सड़कों के निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, भवनों के निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। जब आप जंगलों की कटाई करते हो तो आप पूरी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि जंगल जब कट रहे हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं कट रहे हैं, जंगली जीव जंतुओं के घर भी छूट रहे हैं, पक्षियों के घर भी छूट रहे हैं। पक्षी घोंसले कहाँ बनाएंगे अब? ऐसे में पूरी की पूरी डाइवर्सिटी खत्म होती है और फिर बढ़ता है पॉल्यूशन, फिर बढ़ती है हीट, फिर होता है ग्लोबल वार्मिंग और फिर होती है क्लाइमेट चेंज। ये सारी समस्याएं किसकी वजह से? विकास की वजह से। औद्योगिकरण और शहरीकरण की वजह से आज आप देख रहे हो कि वायु प्रदूषण में किस तरीके से वृद्धि हो रही है। कारखानों से निकलने वाला धुआं और वाहनों से उत्सर्जित गैसें किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। नगरों से निकलने वाला गंदा पानी जाकर नदियों को प्रदूषित कर रहा है, झीलें प्रदूषित हो रही हैं, भूजल प्रदूषित हो रहा है। विकास की वजह से जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आज कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज इतनी तेज गति से बढ़ रही हैं कि बारिश का पैटर्न चेंज हो चुका है, सूखा बाढ़ जैसी समस्याएं आ रही हैं, मछलियों की संख्या कम हो रही है। कृषि क्षेत्र में हम इतने ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, इतने ज़्यादा कीटनाशकों का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी प्रदूषित हो चुकी है। भूमि की जो उर्वरता है वो कम होती जा रही है, पर्यावरण संतुलन प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम को पूरी तरीके से नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि विकास के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी है कि आज हमने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि हम आज सूर्य की किरणों से बिजली बना दे रहे हैं, चलने वाली हवाओं से बिजली बना दे रहे हैं, पानी से बिजली बना दे रहे हैं। तो इससे पर्यावरण संरक्षण भी हुआ है, मजबूत भी हुआ है, लेकिन निगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो ऐसे में हमें आवश्यकता है कि हम ऐसा विकास करें जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर हो, विकास का वह रूप हो जो पर्यावरण को बढ़ावा दे, ना कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। तो पर्यावरण पर विकास का प्रभाव बहुत गहरा है। अनियंत्रित विकास पर्यावरणीय संकटों को जन्म देता है, जबकि संतुलित विकास हो
प्लानिंग के साथ विकास हो, तो हम ये कहेंगे कि ये पर्यावरण को संरक्षित भी कर सकता है। हम आशा करते हैं कि इन सभी क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो डेफिनेटली इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर देंगे। इसके अलावा आप इसे और भी ज़्यादा फैक्ट कर सकते हैं, इसमें फैक्ट का यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए फिर आपको वो वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो मैंने चैप्टर वाइज वीडियो बनाई हैं। तो आशा है कि ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।